बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद कर रही है। वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद में उन्होंने अवामी जलसों का तो एक ऐलान कर दिया और एक शेड्यूल भी तरतीब दे दिया है, लेकिन इसके साथ साथ दीगर जमातों के साथ इत्तेहाद की प्लानिंग भी है। ज़रा ये बताते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ जो बातचीत हुई है उसमें सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बात हुई, लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पहल राय ये हुआ करती थी कि यहाँ के कितने लोग ऐसे हैं जो इलेक्टेबल्स इनके अंदर शामिल हैं या ये कितनी नशस्तें निकाल पाएंगे, वो इबहाम का शिकार थे। लेकिन अब की बार क्या मंजरनामा उन्हें दिखाई दिया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मजबूती उन्हें दिखाई देते हुए उसके साथ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत हुई। उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुल्क के तूल अर्ज़ में जो अपनी कंपेन चलाना चाह रही है उस कंपेन के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। वो कहती है कि जितनी लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात किस हद तक बजा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब तक ये जो एक बड़ा ग्रैंड इत्तेहाद बन रहा है उसमें दिखाई क्यों नहीं दे रही? आसिफ अली जरदारी साहब की मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के हवाले से कयास आराइयां थी, तो वो मुलाकात तय क्यों ना हो पाई? क्या कोई आपसी चपकलिश है, कोई रंजिश है, या किसी मसलहत के तहत उस मुलाकात को ताख़ीर का शिकार बनाया गया है? आने वाले दिनों के अंदर जब आज से 5 दिन बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा, इलेक्शन शेड्यूल के बाद का मंजरनामा क्या होगा और उससे पहले ये जो चीज़ें पनप रही हैं ये क्या मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएंगी, इसी बारे में बात करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में ये जो पैचअप हो रहा है ये पैचअप हो जाएगा? और दूसरी तरफ से डिमांड क्या की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। पहले तो मैं आज उस कन्वेंशन की बात कर लूँ ना यासर साहब, जिसका आपने हवाला दिया, जो मरीम नवाज शरीफ साहबा का कन्वेंशन था जिसमें बेइंतहा मेहनत की गई, बेइंतहा मेहनत, और इतनी मेहनत जिसकी इंतहा कोई नहीं। तकरीबन 60 फीट ऊंचा स्टेज। हाँ जी, काफ़ी कुछ था, हालांकि स्टेज पे ना रहे, आपको स्टेज ही नज़र आता है। बड़ी मेहनत की गई, बड़े लोग लाए गए, पूरे गुजरात से, गुजरावाला से, वज़ीराबाद से, पता नहीं कहाँ से लोगों को लाया गया। लेकिन आपने गौर किया क्या सर, उनकी तकरीर के दौरान कितने लोग जो उठ के बाहर चले गए? 10 नहीं, 12 नहीं, 15 नहीं, सैकड़ों की तादाद में लोग जाना शुरू हो गए, कुर्सियां पीछे खाली हो गई। और फिर वो बच्चे नहीं जो बिल्कुल है सच्चे, उन्होंने कई पोस्टर्स का क्या हाल किया आपने देखा? जी वो देखा ना। अब बच्चे मन के सच्चे होते हैं। तो फिर आप मुझे बताएं कि सियासत से होना क्या है। उसके बाद एक रुकने असम्बली साहबका अपने हलके में गए, इन्हीं की जमात के, तो लोगों ने उनके साथ जो किया वो भी आपने देखा। ये जो सियासी जमातें अब एक नया ड्रामा शुरू कर दिया ना कि जी हम अपना देंगे आपको सारा, जी हमारी अपनी DSNG होगी, हम ही देंगे आपको सारा, जनाब आपने वहीं से सब कुछ करना है। खूब ड्रामा है उनका, वो दिखा देते हैं आगे से थोड़ा सा ताकि वो हमें भी पागल बना लें। मनाजिर में तो खचाखच भरा हुआ पंडाल, मैं कह रहा हूँ कमाल का भरा हुआ था। थके क्या कितनी थी? 50,000 कुर्सी लग गई थी, 10,000 कुर्सी लग गई थी, 5,000 कुर्सी लग गई थी। खचाखच मुझे नहीं समझ आती यासर साहब, आप खचाखच किसको कहते हैं? जिस तरह पानी की बोतल पी रहे हैं, ये भी आप कहेंगे खचाखच भरी हुई थी जी, मैं इसको ना पीता तो इसलिए पानी ने बाहर गिर जाना था। ये जलसा भी खचाखच भरा हुआ था। अब भाई जी ये इसी तरह है, एक जलसा आज ये था, एक जलसा पीपल्स पार्टी का था और एक जलसा और KPK में था, जिसको दिखाने की, बोलने की आपको मुझे इजाज़त नहीं है। कन्वेंशन था, पता है ना कितना भरा हुआ? जी मालूम, पता है ना? जी। उसे रोकने के लिए क्या क्या हुआ ये भी पता है आपको? मालूम। तो बात ये है कि सियासी हालात बदल चुके हैं। हाँ, वो दफ़ा 144 वहाँ पे नाफिज है ना, हर जगह इन पे नहीं है, ये जो है ना इन पे नहीं है, बाकी सब पे है। दफ़ा 144 इस्लामाबाद में नाफिज थी। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के दफ्तर के बाहर लोगों ने नारेबाजी की। वहां पर एक शख्स गया, उसने पूछा जनाब आप किस लिए आए हैं? उसने कहा जी एक पार्टी के खिलाफ आए। उसने कहा कौन सी पार्टी? वो दूसरे पूछा कितनी पार्टी? फिर उसने पूछा आपको किसने भेजा है? उसने नून लीग के MNA का नाम ले लिया, साबिक MNA का। साथ एक और बंदा है उसे पकड़ के ले गया। क्या ये ड्रामे हो रहे हैं? किसको पागल बना रहे हैं? ये अवाम अब पागल बनने वाले नहीं है। आपने दूसरी बात की है जनाब इत्तेहाद की। भाई ये तो इसी तरह हुआ कि 2 सके भाई थे, किसी बात पे थोड़ा सा झगड़ा हुआ, किसी को दिखाने के लिए झगड़ा भी किया, और उस झगड़े के बाद अब आया कि जनाब आओ थोड़ी थोड़ी चीज़ें बांट लें।
लेकिन पहले अच्छा, ये वैसे- पहले ड्रामा हुआ था झगड़ा, पहले झगड़ा था ड्रामा। ये वैसे बात ना PMLQ के बारे में कहा जाता था कि दोनों घर खुश रखे हैं, एक चौधरी शुजात साहब ने, एक चौधरी परवेज अलाई साहब ने। वो तो हकीकत का रूप धार गई। अब ये जो है ये मखमसा ये है कि आपसी चपकलेश है या नहीं है। अब हुआ क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बोल लूँ। जी जी। अगर आपको तकलीफ ना पहुँचे मुझे पहुँच जाती है ना अक्सर आपको तकलीफ। बात यह है कि अब हो गया इनका पैचअप जी शुरू। पैचअप तो उसी दिन शुरू हो गया था, सारे मामला तो उसी दिन शुरू थे, बल्कि पहले दिन से शुरू थे। ओन चौधरी वहाँ पर जहाज़ के टायर गिनने नहीं गया था, समझी लगी कि नहीं बात। हाँ, मैंने उस दिन भी ये बात की थी। ये तो सारे एक थे। अब मकसद ये था, कुछ लोग नून लीग में नहीं जाना चाहते थे, उन्होंने कहा जो चलो फलां जमात में भेज दें, उनको उसमें भेज दिया गया। अब असल अंदर की लड़ाई अंदर की आपका। लेकिन एक नून लीग क्यों कह रही है, बात तो सुन लो यार, बात तो सुनो। नून लीग के नाम पे पता नहीं आग लग जाती है आपको। नहीं वैसे ना करें, मेरी बात सुने। मुझे किस लिए बिठाया आपने? चले बताया बताया। आप भी शुएब सिद्दीकी बन जाते हैं, मुझे आपकी भी समझ नहीं ना आती। कौन बन जाता हूँ? कौन बन जाता हूँ? चले नहीं, अच्छा बात नाम दो रहा है, कौन बन जाता? बात यह है कि ये गए हैं जनाब। अब इन्होंने पंजाब से, सिंध से, KPK से, हर तरफ से कितने ज़्यादा तोड़ शोर के बंदे अपने साथ जोड़ लिए। अच्छा। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक बड़ी कर ली। ठीक। हर चौथे दिन पता चलता जनाब इतने बंदे इनके साथ आ गए। अब ये गए हैं नून लीग के मुताबिक जनाब के हम 4 सीटें देंगे कौमी की और 6-7 देंगे सवाई की। अब इन्होंने मांगी हैं जनाब 30 सीटें कौमी की। अब ये अनाउंस नहीं कर रहे, इसलिए कि ये मानने के लिए तैयार नहीं है ना। मैं अंदर की आपको खबर दे रहा हूँ, और बड़े मुसद का। और 64 सीटें मांगी हैं सूबाई की। इतने बंदे IPP में है? सच उन्होंने कुछ आइंदा आने वाले दिनों में कुछ हैं। अच्छा। मसलन आप कसूर को चले जाएं, नकई बरादर इन्होंने ले लिए, उसके हाशिम डोगर साहब इनके साथ आ गए, उसके बाद राना असलम भी इनके साथ आ गए। अब 75% तो इन्होंने कवर कर लिया उम्मीदवार। लेकिन इस पैचअप की कैचअप बनने से पहले मैं सर मैं वही अर्ज कर, नून लीग में भी तो शमूलियत वापस हो रही है ना IPP से टूट। सारा चले आप कर लें, बताए ना वो क्यों। आप इस तरह मुझे लग रहा है कि जैसे यहाँ पे आज मरियम औरत से बैठी हुई है। यार बात तो सुन लेना पहले, सच्ची बात भी सुनना पसंद भी करें। आपको भी नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता? बताया आप भी अंगारे पे आज बताया। अंगारे पे बात नहीं, बात सीधी से यासर साहब, बात यह है कि जितने लोग उस तरफ गए हैं वो सब के सब उम्मीदवार हैं कि हमें टिकट दी जाए। सही। ये देने के लिए तैयार नहीं है। जिसके बाद होना पता क्या है? क्या? टूट गई तराक करके। वो तो कब से टूट रही, वो टूट जानी है। ये जब सीटें नहीं मिलनी। अब मुझे एक बताएं, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान को सीट नहीं मिलती, उनका उम्मीदवार तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से खड़ा होता है और उसको भी सपोर्ट हासिल होती है इंतजामिया की। नून लीग को भी इंतजामिया की सपोर्ट हासिल होती है। कौन सी इंतजामिया? कौन सी होती है इंतजामिया? शहरी इंतजामिया। बच्चे हो आप? जिले इंतजामिया। आप बच्चे हो? जिले इंतजामिया। आप तो आज राजा रियाज भी बन गए हो साथ में यार। मुझे नहीं जानते नहीं आने दो यार यासर साहब, क्यों? मुझे तो आप नहीं पहचानते। मैं कैसे आपको पहचानूं जब आपके अंदर रूह किसी और की आ जाती है। हकायक आप सुनना पसंद नहीं करते, हकायक से आप दूर भागते हैं। अच्छा चले आगे। ठीक है, अब फिर क्या होगा? फिर लड़ाई होगी। नहीं तो फिर मैं आपको ये खबर दे देता हूँ, मैंने कल भी कहा था बहुत से पंछी उड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। अब नून लीग जिस हल्के में अपना उम्मीदवार को कहे कि भाई तुम्हें टिकट नहीं मिलनी, यहाँ से जनाब तहरीक इस्तेकाम में पाकिस्तान के बंदे ने इलेक्शन लड़ना है, तो क्या वो सपोर्ट करेगा? क्या वहाँ के कारकुन करेंगे या इनके कारकुन उनको करेंगे? मैं तो चाहता था आज आप फरदौस आशिक कमान बाजी को रखते इस प्रोग्राम में। मैं उनसे पूछता, आप कहती थी कि इसकी जुम्मेदार हुकूमत है, नून लीग जुम्मेदार है, फलां जुम्मेदार है, तो क्या आप मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की तस्वीर लगाएंगी जहांगीर तरीन के साथ, फिर आप इलेक्शन लड़ेंगी? इसी तरह बाकी लोग भी हैं। वो तो आपको मालूम है, कई बार उनसे रब्ता किया गया, डन हुआ है टाइम का, लेकिन फिर वो माजरत नहीं। अब किस तरह आएंगे? किसी चैनल पे भी बैठ के किस तरह करेंगे बात? हाँ, मैनेज करके कर लें, वो एक अलग बात है कि आप जैसे या मुझ जैसे बंदे को कह दें कि चुप हो या बोलना कुछ नहीं, तो फिर एक अलग बात है। लेकिन अगर हकाइक देखें तो क्या कहा था इन्होंने, किस बुनियाद पे गए थे? अब मुझे बताएं, इमरान इस्माइल, अली जैदी अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या वो तस्वीर किन की लगाएंगे? साथ एक MQM की, एक मियाँ साहब की और एक किसी और की, ये करेंगे ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं होना, थोड़ा इंतज़ार करें। वो देने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको ये हकीकत कह, नून लीग इतनी सीटें देने के लिए तैयार नहीं है और ये उस पर बाजिद हैं। अब फड्डा किस पे है कि अगर 5 सीटें मिल जाती हैं इनको, तो इसका मतलब है ये टोटल 5 सीटों के खिलाड़ी हैं, इतनी बड़ी जमात।
और अगर सूबाई 9 या 10 मिलती हैं तो फिर ना पंजाब में हुकूमत का कोई हिस्सा ही है ना वफाक में ही है। और सीटें मिलने के मतलब इनकी सीट एडजस्टमेंट हो जाती है। जीतना अभी बड़ी दूर की बात है, वो तो बहुत दूर की बात है ना। वो तो 8 फरवरी को पता चलेगा जीतते भी हैं कि नहीं जीतते। उससे पहले आपने इंजाम नहीं देख लिया किसका? राजा रियाज का। क्या? आपने कल खुद कहा था ना कि जनाब इतनी लीड से उसके हल्के में जो जहां जाता है वो पता चलता है, लोग आवाजें लगाते हैं, लोग आवाजें लगाते हैं, जाता है, लोग बड़ी मुश्किल से इनके मेजबान लोगों को कुर्सियों पे बिठाते हैं, जैसे ये पहुंचता है लोग उठ के खड़े होते हैं, वापस चले जाते हैं। तो ये सिर्फ राजा साहब के साथ थोड़ी, ये बाकियों के साथ भी होना है। इंतजार करें, मैं यही कह रहा हूं मेरे भाई, इंतजार करें। लेकिन आप ये जो इत्तेहाद बना रहे हैं, ये अल्लाह करे ये इत्तेहाद बन जाए। मैं नहीं कहता ना बने, हम किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं, वो देने के लिए तैयार नहीं है, ये कम लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये कम लेते हैं और कहते हैं जनाब 2 दे दें लोधरा से, 1 दे दें लाहौर से, बल्कि लाहौर से 1 दे दें ओन चौधरी की जनाब ये टाउनशिप वाली, ये जिस जहाँ हम बैठे हमारे दफ्तर वाली सीट, और 1 दे दें जनाब आप अलीम खान साहब वाली, 1 दे दें आप जनाब जहांगीर तरीन साहब वाली दे दें, 1 आप दे दें चिचा वतनी वाली सीट दे दें, 1 सीटें और दे दें, तो फिर मुझे बताएं हाशिम डोगर साहब कहाँ जाएंगे, मुराद रास कहाँ जाएगा, फरदौस अशक अमान कहाँ जाएगी, फवाद चौधरी साहब कहाँ जाएंगे, उसके बाद फरह हबीब कहाँ जाएगा, फिर जितने भी राना नज़ीर कहाँ जाएगा। आपको लगता है फवाद चौधरी IPP की मैं तो इसलिए टिकट से लड़ेंगे? मैं कह रहा हूँ, अगर आप मुझसे खबर पूछना चाहते हैं तो फिर अंदर की खबर तो ये है कि बहुत से लोग जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सौ में कितने फीसद? अब वही बंदा ने कितने फीसद है? 60% लोग इनके जो है ना वो इनकी सीट से, इनकी टिकट से सिलेक्शन नहीं लड़ेंगे। 60%? जी जनाब, मेरा नोट कर लीजिएगा, आपके आगे कागज पर है, आपके सीने पे छुरी चल गई होगी, दिल पे वार हो गया होगा, क्योंकि IPP में मेरी रिश्तेदारी तो चले नून लीग में तो है ना। नून लीग में कौन सी रिश्तेदारी? चले किसी में नहीं है। फोन नहीं सुनता मेरा कोई, तो रिश्तेदारी क्या हो? मेरी तो सूरत हाल ही, किसी गेस्ट को बता दें तो वो नाराज हो जाते हैं, जी नहीं आपके प्रोग्राम में नहीं आ रहा। क्यों? हम सच्ची बातें करते हैं। सच आखा ते भजन खाखा डरदी सच ना आखा। क्या करें? खबरनामा पढ़ना शुरू कर दें, उनका भेजा हुआ कागज पढ़ना शुरू कर दें। भाई पाकिस्तान के अंदर किस सियासी जमात ने क्या गुल खिलाए हैं, हमें बताने का हक है, हमें बताना पड़ेगा, हमें बताना चाहिए। आपने मुझसे पूछा है, मैंने जलसे का हाल बता दिया। आपने मुझसे पूछा है कि इस्तेकाम पाकिस्तान और नून लीग का इत्तेहाद, मैंने आपको बता दिया कि टुट की तरक्क करके ये आवाज़ आपको आ जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पंजाब के अंदर इतलात के मुताबिक 180 के करीब, यानी वो बनते हैं 48 to 54% जो वकला मैदान में उम्मीदवार उतारे जाएंगे। उस अब वकीलों को अगर देखा जाए, बार की सियासत अच्छी करते हैं, कानूनी महाज पे अच्छा लड़ते हैं, लॉबिंग अच्छी कर सकते हैं, लेकिन हल्के की सियासत और वकला का अमली मैदान में उतरना सियासत में, तो PTI को कितना बेनिफिट देगा? शेखुपुरा की एक बहुत अहम सीट थी जो खालिद महमूद जिससे हारा था, विर्क साहब जी, खुरम शिदात विर्क, हाँ जी, वो था बार का सदर। हाँ, लोग कहते थे बार का सदर जीत जाएगा, खुरम शिदात विर्क जीत। लेकिन यार मेरी बात तो सुना, पता नहीं क्या। अच्छा, चलें, यासर साहब यहाँ तो सवाल ना किया करें। अच्छा चलें, अगर आपको बर्दाश्त नहीं है तो आप कहते हैं कि मैं ये कह दूं कि जनाब गलियां होयन सूनियां, मियां नवाज शरीफ फिर आप खुश हो जाएंगे, ये चाहते हैं आप? मैं ये कह नहीं सकता ना, मुझे हकायक में जो है वो बयान करने मुझे सैनिटरशिप मिलनी है। और नहीं, मुझे लग तो ऐसे ही रहा है भैया। लग रहा है आपको? हाँ मुझे लग रहा है। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। आमीन। हम भी खुश होके कहेंगे हमारा भाई सेनेटर बन गया। अगर दही भल्ले बेचने वाला बन सकता है नहीं मोदे पे, दही भल्ले नहीं, ना गोलगप्पे थे। चले गोलगप्पे लगे, हाँ, सुराग करके चने और आलू भर के तो वो खिलाया करते। तो बात यह है कि वो जीते ना, फवाद चौधरी के वकील हैं वो जीते ना, एतजाज़ एहसन के वकील है वो अपने एक सियासी जमात से जीते, आज़म ज़ीर तारिक एक वकील हैं सेनेटर बन गए। बात यह है जब आप मैदान में उतरते हैं तो आपको सारे रास्तों को पता चल जाता है, और जब आप ऐसी सियासी जमातों से इलेक्शन लड़ें जिस सियासी जमात का वोट बैंक मौजूद हो, और उस सियासी जमात का वोट बैंक सिर्फ ये इंतज़ार कर रहा हो कि उम्मीदवार कौन आना है, उसे ये गर्ज ना हो कि यासर ने आना है या राना अजीम ने आना है, उसे ये गर्ज ना हो कि जनाब फयाज ने आना है या किसी और ने आना है, उसे यह गर्ज हो कि जो भी उम्मीदवार आना, तो फिर आप इलेक्शन का रिजल्ट जो है देखेंगे। देखिए मैं आपको ये बिल्कुल हकीकत कह रहा हूँ। अच्छा, एक तो हमें चाहिए कि तमाम सियासी जमातों से ना इलेक्शन कमीशन से मेरी दरख्वास्त है
कि वो तमाम सियासी जमातों से जहाँ पे बाकी चीज़ें लेते हैं ना, एक हलफ भी लें। वैसे वो हलफ पे पूरा तो नहीं उतरती, अक्सर भूल जाती हैं हलफ। जिस तरह आजकल आपके लीडर मियाँ साहब भूल गए आते सारे, उन्होंने मीनार पाक में कहा कि सारा मामला मैंने अल्लाह ताला पे छोड़ दिया। उन कहते ना, मैंने कढ़िया क्यों, उन्हें निकाला क्यों, उन्हें बताया, निकाला किसने, उन्हें बताया वो ये कह रहे हैं, सुने ना, वो मियाँ साहब का, छोटे मियाँ साहब की शक्ल देखें, उन्हें गुस्सा आ रहा है, बड़ी मुश्किल सीधी रात लिया सी एक के पास तुर पे ने, ठीक है। फिर वो कैसे कारगिल की बात भी कर देते हैं। और भाई कारगिल, हमारी पाक फौज के जवान वहां पे शहादतें देते हैं। उतनी सर्दी में आप एक सेकंड नहीं खड़े हो सकते जितनी सर्दी में वो वहां पे खड़े होते हैं। पता नहीं बात किस तरह कर देते हैं। तो इन तमाम सियासी जमातों से एक हलफनामा लें और उसके बाद उन्हें उस जो सियासी जमात उस पर अमल ना करे उसे फारिग कर दे। वो हलफनामा ये हो कि सबसे पहले पाकिस्तान। अच्छा, जो तो पहले हलफनामा वहां पे जमा करवाते हैं उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता ना, इस दफा तो कुछ कर लेना। सबसे पहले पाकिस्तान, इस पाकिस्तान से के बाद या इस पाकिस्तान से पहले का लफ्ज कुछ नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान सबसे पहले इसलिए कि पाकिस्तान होगा, और जब आप कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान तो फिर आप, इसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकिस्तान का मतलब इसी हलफनामे में एक ज़ैली शेक ये भी होनी चाहिए कि मैं नहीं, हम होना चाहिए। अगर मैं मार के हम का उनसर शामिल कर लिया जाए तो वो कितना बेहतर। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात आपने की, शुक्र है आपने भी एक अच्छी बात कर दी, लेकिन आपके तरह जरूर तो किसी और की थी। अच्छी बात कर ली, होना चाहिए, यही होना चाहिए। मेरे वतन से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। और जब हम कहेंगे ना तो हम का मतलब बिल्कुल यही है कि हम आवाम भी, आम आदमी भी, वो सड़क से गुजरता आदमी भी वो करता। मैं यासर जब देखता हूँ आजकल, एक तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से खासकर, और पाकिस्तान की मोअज़्ज़ज़ अदलिया से, क्या आपने एक हुक्म जारी किया कि जिनके लाइसेंस नहीं है उन्हें गिरफ्तार कर लें। दे कभी सिर्फ थानों के बाहर जाके देखे मैंने ख़वातीन को वहाँ पे अपने बच्चों के लिए रोते हुए देखा। नहीं लोगों के पास इतने पैसे कि वो अपनी बच्चियों को स्कूलों में भेजने के लिए प्राइवेट ट्रांसपोर्ट लगाएं। यहाँ तो आप रोड ट्रांसपोर्ट इतनी बना दें, इतनी कर दें, और उसके किराए इतने सस्ते कर दें, सिक्योर कर दें कि लोग चलना शुरू। क्या करें? अब बाप चला जाता है काम पे, बेचारा बेटा है, उसकी उम्र इतनी नहीं है लेकिन उसे मोटरसाइकिल चलानी आती है, तो फिर आप उसे कर दें। यहाँ तो फिर सज़ा ये भी दे देना, ये सज़ा रख दें कि जनाब ये बच्चा जो बेचारा जेल के अंदर चला गया है, इसकी एजुकेशन, इसकी फैमिली की जो पूरी नहीं हो रही, अखराजात पूरे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से नहीं हो रहे, उसको भी जेल में भेजा जाए। भेजना उसको भी जेल में। वो कौन होता है? वो हाकिम वक्त होता है, वो हाकिम वक्त होता है, फिर उसे करे ना। मैं रोजाना देखता हूं दफ्तर से जाते वक्त, खुदा की कसम लाइनें लगी होती हैं, लाइनें। हाँ जी, 24 घंटे। मैं तो परसों रात का मंजर मैंने देखा, प्लाजे की छत से देखा, तो नीचे वो खिदमत मरकज है साथ में, तो तकरीबन कोई 150-200 होंगे। जिस तरीके से उन्हें धक्का दे के पीछे धकेला जा रहा था और वो गिर पड़ रहे थे और चीखे मार रहे थे, तो वो मंजर मेरे लिए हैरानकुन था कि वही खिदमत मरकज जब बना था तो बंदा या परिंदा उधर मौजूद नहीं होता था, और अब इतनी खलकत मौजूद है और इस तरीके से कभी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब को मैंने देखा है कि पूरी रात काम करते हैं और शहबाज शरीफ को पीछे छोड़ गए, वाकई पहुँचते हैं, सुबह सुबह भी पहुँचते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब, आप तो खुद एक जर्नलिस्ट हैं, आपसे ज़्यादा किसको इस बात का इल्म होगा? कम से कम इस शिक को तो ख़त्म करा दें, स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो इस काम को कराएं, ताकि लोगों को कुछ रिलीफ मिले ना। अब मोटरसाइकिल भी बंद, या सर बच्चे की ज़मानत कराने के लिए बाप जाएगा दफ्तर से छुट्टी करके, बच्चे की ज़मानत होगी, वकील के पैसे लहदा होंगे, अदालत में खजर ख्वारी लहदा होगी, और थानों के अंदर आपको लहदा, सारी चीज़ें देखना पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें जो है ये मुआशरे के, फिर क्या होगा? आप एक बच्चे को जिस हवालात में रख रहे हैं उसके उसी हवालात के अंदर कत्ल का मुलज़म भी है, उसी हवालात के अंदर जो है जेब कतरने वाला भी है, उसी हवालात के अंदर मनशियात फरोश भी है, उसी हवालात के अंदर जो है वो धोखाधड़ी करने वाला भी है। वो तो फिर आप बच्चा रात जब उनके साथ रहेगा तो क्या सीख के निकलेगा? आप मोटरसाइकिल बंद कर दें, आप एक वार्निंग दे दें, आप कभी जाके देखें ना कि क्या हाल होता है। मैंने ऐसे लोगों के इब्तदाई मराहिल में तो इन्होंने यही किया था, मोटरसाइकिल बंद करने का, लेकिन यार अब भी बड़ी लोगों में गुर्बत है। बेचारे लोग नहीं इस काबल कि एक घर में प्राइवेट रिक्शा लगवा लें कि जनाब रिक्शे वाला आए सुबह लेकर जाए,
और लेकर वापस आए। नहीं हो सकता। मैंने कल, मैं इसलिए आज ये बात कर रहा हूँ, कल मैं नौलखा थाने के आगे से गुजरा यासर साहब, तो मैंने वहाँ पे एक नाका भी लगा हुआ था, हमारी गाड़ी आहिस्ता हो गई, तो मैंने एक औरत को, बापर्दा औरत को हाथ जोड़ते हुए, किस तरह हाथ जोड़ते हुए एक पुलिस वाले को कह रही थी कि खुदा का वास्ता मेरे बेटे को छोड़ दो, यतीम है वो, बहन को छोड़ने गया था, वापस आ रहा था, पकड़ा गया, बहन को ट्यूशन छोड़ने, और वो नहीं आएगा घर तो मैं सो नहीं सकूंगी। अब वो औरत रात के उस पहर 12-1 बज गए थे ना, हाथ जोड़ रही है। अच्छा, उस पुलिस एहलकार का भी क्या कसूर बेचारे का, वो संतरी खड़ा है बेचारा एक ड्यूटी पे, लेकिन ये काम तो कम से कम हो। लेकिन राणा साहब, आप उनके बारे में क्या राय? ये बच्चों वाला मामला तो एक है और इसमें बहुत से बेहतर तरीक़ाकार मुतारिफ करवाए जा सकते हैं, रोज़गार के तरीके भी मुतारिफ करवाए जा सकते हैं, लेकिन उन बड़ों के बारे में आपकी क्या राय है जिन्हें बाइक या गाड़ी चलाते हुए 10-15 साल गुजर गए हैं और अभी तक उन्होंने लाइसेंस बनाने की तौफीक ही ना हुई? देखिए, आप एज के हिसाब से अगर करते हैं ना, जिन्होंने नहीं किया, जो मुजरम है उसको तो दें सजा। हाँ, 18 साल से ऊपर का अगर किसी ने नहीं बनवाया, 18 साल के ऊपर किसी ने नहीं बनवाया तो उसको आप करें। दूसरी मुझे बात बता दें माजरत से, वो जो आप एक टेस्ट लेते हैं जी, वो तो ऐसे है जैसे इस ऐसे पुल से गुजरना है कि हल्का सा हिल गया आप तो नीचे गिर गए। यार कोई चीज़ें सहूलत वाली करें। आपने किसी ट्रक वाले का लाइसेंस बनवाना हो तो उसके लिए तो ठीक है, अब जिस गाड़ी वाले का लाइसेंस या मोटरसाइकिल का लाइसेंस है उसके लिए कम से कम कोई सहूलत ऐसी करे कि जिससे लाइसेंस बन सके। लेकिन अब तो वो कदरे बेहतर कर दिया गया। पहले तो वो जिग जैग होता था, जिग जैग में से तो सीधा लेके जाना बड़ा मुश्किल होता था। मैं कहता हूँ, मेरी किसी से मुलाकात होती है, मैं उससे कहता हूँ कि तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान जो है ना वो यासर रशीद साहब को बना दे। हुकूमत पाकिस्तान नहीं, पंजाब पुलिस है, ताकि आप तर्जमानी अच्छी करते हैं और आपने सारी चीज़ें दुरुस्त करार दे दी हैं कि अब तो बड़ी आसानी से हो जाता है। आपको चूँकि गाड़ी आपके पास बड़ी गाड़ी है, आपका लाइसेंस फौरी बन जाता है। कभी आप जाके ज़रा देखें ना वहाँ पे होता क्या है, ठीक है ना। तो यासर साहब बिल्कुल सर, मैं कह रहा हूँ उनको सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने जो जानबूझ के नहीं बनवा रहे, और जिनके बेचारों के 5-5 दिन लाइसेंस बनते ही नहीं, 20-20 ट्राइयाँ भी ले लेते हैं, तो फिर उसका क्या करें यार। हमने कोई जाके यूरोप में तो नहीं गाड़ी चलानी, वहाँ के रूल तो और हैं, वहाँ का लाइसेंस तो वहाँ से मिलेगा ना। यहाँ पर जो चीज़ है वो तो कम से कम सहूलत कर देना। कभी पकड़ना है तो जाएं, जाके जनाब जो लोग वन व्हीलिंग करते हैं उनको पकड़ें, उन लोगों को पकड़ें जो जुआ खेलते हैं इस पे, मोटरसाइकिलों पे, रेसों पे। कभी उनको, कितने लोग हैं जिन उनको पकड़ा गया हो, वो 40 का ग्रोह निकलता है, बस गया उनके पास, उनको पता होता है आज हमने किस रूट पे जाना है, कहाँ से गुजरना है। कितने लोगों को पकड़ा जाता है, कितने लोगों को पकड़ा जाता है, देखिए ना, कभी गौर करें कभी। लेकिन कम से कम इस चीज़ पर करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि माफ़ी देनी चाहिए, जिनका लाइसेंस बनने की एज है उनको लाइसेंस बनने दे। अब मैं फिर वही कह रहा हूँ, घर में फ़र्द ही 3 है, बाप काम पे चला गया, बेटी ने स्कूल जाना है, बेटे ने छोड़ने जाना है, क्या करें। या उसकी वालदा चलानी सीख ले मोटरसाइकिल, हमारा माशरा ऐसा है, उसमें इजाज़त देते हैं। 25,000 तनख्वाह है उसके बाप की, और वो बेचारा जो है वो कह दे 8,000 रुपया रिक्शे वाले को दे दे, तो पीछे क्या करेगा, क्या फाके काटेगा वो। आपने तो कह दिया बड़ा आसान है, सारा कुछ बड़ा आसान है। उस हद तक तो आसान नहीं। अब जाहिर बात है कि जो चला रहा होगा उसे पता चलेगा। टेस्ट ड्राइविंग के लिए भी ये जो टेस्ट ड्राइविंग स्कूल हैं, अगर ये खुद वार्डन पुलिस जो है इसके तरबियत याफ्ता स्कूल हों और वो सिखाएं तो फिर बंदा समझे भी। वो इशारों के हवाले से तो इस हद तक हर्डल्स पेश आती हैं कि वो पूछा जाता है कि भाई ये किस चीज़ का इशारा है, ये किस चीज़ का इशारा है। अब वो एक इशारा, मैं जब अपने दौर में बनवा रहा था तो वो एक इशारा था, तो मैंने पूछा कि भाईजान ये किस चीज़ का है, तो मैंने कहा जी पहाड़ी इलाके में वॉशरूम का इशारा है जो आपको नहीं मालूम। अब मैं पूछूं कि भाई मैं पहाड़ी इलाके में अगले 20 साल तक ना जाऊं तो मैं इस इशारे की वजह से अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करवा बैठूं। तो मैंने भी जब बनवाया था तो मुश्किलात थी। लेकिन राणा साहब, वो जो कल वाला एक हादसा पेश आया हमारे इधर ऑफिस के करीब ही, उन लोगों के बारे में आप क्या राय रखते हैं जिनके पास लाइसेंस मौजूद होते हैं लेकिन फिर भी गाड़ी ट्रक चलाने की उनके पास मौजूद नहीं? उनको लाइसेंस जहाँ से जारी हुआ, जिसने उनको पास किया, जिसने लाइसेंस जारी किया, उससे भी इस केस में मुद्दाई बनाना चाहिए, इस केस का मुलज़म बनाना चाहिए। कि अगर आप एक ऐसे शख्स को लाइसेंस जारी कर रहे हैं जिसकी गलती की वजह से कई जानें चली गई, 5 जाने, एक हामला औरत बीच में मौजूद। बिल्कुल, आपने बताया, मैं तो रोंगटे खड़े हो गए सुन के। जानें चली गई, और उसका क्या होगा, उसके पास लाइसेंस होगा, 322 का मुकदमा दर्ज होगा,
और आराम से उसकी जमानत हो जाएगी। बस यही है ना, इत्तफाकिया मौत करार दे दी जाएगी ना, क्योंकि उसके पास लाइसेंस है और वो लाइसेंस उसके पास है जनाब। वो कहेगा जनाब मेरे आगे गाड़ी आ गई, मैं बचाते हुए ऐसे हुआ और ऐसे हो गया, यही कहेंगे ना। क्यों नहीं बनाते आप, मुझे बताएं ना। आप बना दें स्टॉप हर जगह पे, स्टॉप के एक रूल्स होते हैं, उसके पे भी अमल करवाएं, तजावजात ख़त्म करें। मैंने आज पढ़ी खबर कि जनाब तजावजात ख़त्म करने लगे हैं, तो मैं हंस पड़ा। लाहौर के एक मसरूफ़ तरीन रोड पर ऐसी तजावजात होती हैं, ऐसे साइकिल स्टैंड, मोटरसाइकिल स्टैंड, गाड़ी स्टैंड मौजूद हैं कि जहाँ पे कोई जाने की जरूरत नहीं करता। कितने प्लाजे हैं, रूल के मुताबिक हर प्लाजे की पार्किंग होनी चाहिए ना यासर साहब जी। कितने प्लाजे हैं जिनकी पार्किंग है? कब्जा माफिया बैठा हुआ है, बाहर लगता है, और उस कब्जा माफिया को हर शख्स की सहूलत मौजूद होती है जो उसके खिलाफ कार्रवाई करने वाला होता है। नहीं हाँ साहब, पहले ये होता था, ये हैवी ट्रैफिक जो थी इसको शहर में दाखिले के लिए मखसूस वक्त के बाद दाखिले की इजाज़त मिलती थी, लेकिन अब आप शाम को ही निकले तो हैवी ट्रैफिक आपको ट्रॉलर हर तरफ दिखाई देता है। भाई उनके पास पैसे होते हैं ना, स्टिकर होते हैं लगे, उनके पास इशारे होते हैं जिसपे बहुत से लोगों ने बहुत सी चीज़ें तय की होती हैं। एक कोड होता है, इशारा होता है, या एक स्टिकर होता है, एक कार्ड होता है, जनाब इसको जाने दें, ये होता है। और क्या होता है? 12 बजे के बाद ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक चैन में आ सकती है ना, यही है ना रूल जी। पहले 10 बजे भी होता था, कहीं 12 बजे भी है बहुत। तो आप 7 बजे देख लें। कल जो वाक़या हुआ है वो कितने बजे का था? वो तकरीबन 6:45 बजे का। तो फिर वो जो था उस वाक़ये के से पहले, उस जगह पहुंचने से पहले कितने रास्ते में पुलिस के अहलकार खड़े होंगे, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो चाहे दूसरी पुलिस हो, कितने खड़े होंगे ना। बहुत से। किसी ने रोका, किसी ने रोक के पूछा, किसी ने ये कहा, तो फिर आप मुझे बताएं ना, वो अगर वो यहाँ पे आगे उसने ट्राला उससे गलत इस्तेमाल हो गया, मान लें वो उसे नींद आ गई है या कोई चीज़ भी आ गई है, तो क्या ऐसे शख्स को चलाने की इजाज़त देनी चाहिए? हाथ में आएगा तो पूछेंगे ना, कौन हाथ में आएगा? हाथ में आएगा भी क्या होगा, सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। उसके पास एक लाइसेंस जो है ना, वो लाइसेंस गाड़ी का नहीं है, वो लाइसेंस डेथ लाइसेंस है। मोटरवे पे जो हादसा हुआ था वो छोटा हादसा था, उससे पहले जितने हादसे हुए वो छोटे हादसे हैं। हर हादसे के बाद एक हादसा होता है और हर हादसे को हम 2 दिन 3 दिन डिस्कस करते हैं। चले मुझे बता दें, कल वाला हादसा जो था, क्या उस पर कोई अफसोस करने पहुंचा? कोई ना। 1.5 घंटे बाद तो ये मालूम तक नहीं था कि यहाँ पे कोई हादसा हुआ। तो फिर जितनी देर तक ट्रैफिक मुअत्तल रही है उतनी देर तक मालूम पड़ता रहा, बाद में रवां दवां और किसी को कुछ मालूम। बस यही होता है ना मेरी जान, यही होता है। फिर आप तारीफ़ें करते हैं, फिर आप एकदम पता नहीं मुझे भी बोलने से रोकते हैं। तो हमें खुदा ताला बेहतरी के कोई असबाब पैदा करे, कुछ बेहतर इकदामात उठाने जहन में के अंदर समझ और बूझ पैदा करे, ताकि हम कुछ बेहतर इकदाम उठा के बेहतरी का मंजरनामा रोशन कर सकें। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। मौजूदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली बिलखुसूस बलोचिस्तान को टारगेट किया जाना और बलोचिस्तान में अपनी तंजीम नौ के हवाले से या इत्तेहाद के हवाले से कोशिशों करना, और फिर सिंध के ऊपर तवज्जो रखना, फिर बाद में पंजाब में तगोदो करना और पंजाब में इत्तेहाद बनाने की कोशिशें, मजमूई तौर के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इकदाम उठा रही है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हकीकी कारकुन उन इकदाम को किस नज़र से देखता है? वोट बैंक में अगर इजाफा होगा तो किन बुनियादी वजूहात के बायस होगा, और अगर कमी वाक़ई होगी तो किस खलफशार के बायस होगी? इसी पे बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्दुल क़य्यूम साहब, अगर देखा जाए आपसे माजी में भी बातें होती रहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ के बारे में भी, मियाँ साहब की जलावतनी के बारे में भी, लेकिन हालिया जो पहला मेरा एक सवाल है, ये मैंने कल राना साहब से भी किया था, वो सवाल ये है कि लंदन से चलते वक्त और सरजमीन पाकिस्तान पे पहला कदम रखते वक्त तक मियाँ साहब ने अपना तमाम तर मामला जो था वो खुदा पे छोड़ा था, लेकिन 2 दिन हो गए कि बयानिया खुदा पे छोड़ने से लेके एहतसाब करना चाहिए तक पहुंच चुका है। अब इसमें बुनियादी वजूहात आप क्या देखते हैं? इसके अंदर मसलहत और मंतिक क्या हो सकती? देखिए, बहुत मेहरबानी आपने लाइन पे लिया। ये जो मियाँ साहब ने वहाँ भी ये बात कही ना कि मेरे साथ जो ज़ाती तौर पे ज़्यादती हुई है वो मैं अल्लाह ताला पे छोड़ता हूँ, लेकिन साथ वो ये भी कहते हैं, और आई थिंक कि
इसके ये कहने महाराज कोई नहीं है कि हम सब आइन और कानून के पाबंद हैं और आइन की पासदारी और जमहूरियत की मजबूती के लिए हमें काम करना चाहिए। और अगर हम में से कोई भी, वो पॉलिटिशियन हो या जुडिशरी हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, हमें ट्राइकाटमी ऑफ पावर पे ईमान रखना चाहिए और उसको एब्रोगेट नहीं करना चाहिए। और अगर कोई इस तरह की डिबैकल्स हुए हैं तो हमें उसके तजिया जरूर करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि वजूहात क्या थी, मुहर्रकात क्या थे, ये कैसे हुआ, उससे कितना नुकसान हुआ। अगर आप सारी बातों पे मट्टी डालते जाएंगे तो मसाइल जो हैं वो आपके हल तो नहीं होंगे। तो अभी जो मियां साहब ने रिसेंटली कहा है, जहां तक उनकी जात का ताल्लुक है, उन्होंने तो कहा है कि देयर इज नो क्वेश्चन, कोई बदला नहीं। उन्होंने तकरीर में भी आके ये कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो मुल्क पाकिस्तान का इतना बड़ा लॉस हुआ है, हम इतने पीछे गए हैं, इतना खलफशार हुआ है, हमें ये तो देखना चाहिए कि इसकी वजूहात क्या थी, और अगर आप उन वजूहात तक सही पहुंचे तो उनका अजाला कैसे किया जाए। अच्छा जना साहब, आज जी। आप मौजूद थे उस इजलास में। आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि आप पार्टी से भी हट के पाकिस्तान की हमेशा बात करते हैं, और बात भी पाकिस्तान की होनी चाहिए। पार्टियां तो सारी बाद में आती हैं। आज मियां साहब ने एक और वहाँ पे बात की है कि मुझे क्यों निकाला और मुझे निकालने वाले कौन हैं, और उनका भी एहतसाब होना चाहिए। तो क्या इस मुल्क में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्या उनका एहतसाब कभी हो सकेगा, या मियां साहब को नहीं पता कि किसने निकाला है किसने नहीं निकाला? देखिए मियां साहब अपने तौर के ऊपर ये बात बड़ी हक बजानब है ये कहना कि एक चलती हुकूमत। देखिए इंडिविजुअल्स डोंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज पाकिस्तान, जो कि मुल्क है हमारा। और अगर कोई हम ऐसे इक़दाम करते हैं जिसमें रियासत पीछे जाती है तो उसके अंदर हमें तजिया करना और उसको ढूंढना कि इसके क्या मुहर्रकात है, ये ऐसे क्यों हुआ। जब तक कि आप उसकी तह में नहीं जाएंगे आप उसका अजाला नहीं कर सकते। तो फ्यूचर के अंदर भी ये चीजें रोकने के लिए मेरे ख्याल में मियां साहब के ज़हन में यही होता है कि आपको ये देखा जाए, क्योंकि जब आप देखते हैं ना ये जो तबाही हुई है आपके पिछले 4 सालों में 5 सालों में, वो अपना गिन के सुनाते हैं कि मैंने तो ये किया था, मैंने तो अरब कंट्रीज के साथ ये था। आज भी वो बता रहे थे कि चीन के सदर ने जो है शी जिनपिंग का मुझे पर्सनली कहा कि प्राइम मिनिस्टर ये सी पैक इज माई पर्सनल गिफ्ट फॉर यू। और वो कहते थे कि हर चीज को हम ऊपर लेके जा रहे थे, फिर हम कैसे पीछे गिर गए, फिर अभी इन तिनकों को चुन के फिर आशियाना कैसे बनेगा। और अगर ये बनाते हैं, हम आगे लेके जाते हैं, तो फिर इसको कोई मतलब मिसमार ना कर दे। तो हमें ये तजिया करना जरूरी है। तो मेरे ख्याल में उस स्पिरिट में वो बात कर रहे थे। अदरवाइज बड़ी नाइस और मीनिंगफुल उनकी बड़ी ओपनिंग टॉक जो थी बड़ी अच्छी थी। पाकिस्तानियत की बात की, मुल्क की बात की, सबको लेके चलने की बात की। तो मेरे ख्याल में आगे चल के यही हमें इसी सोच के साथ आगे चलना होगा। अच्छा जनरल साहब, एक बात बताएं, PMLN मरियम साहिबा भी, वो पहले भी जब बलूचिस्तान गई तो उन्होंने इस बात का इजहार किया कि चंद अफराद को मिला के एक पार्टी बना दी गई और उसी पार्टी के सर पे हुकूमत बनाई गई। BAP के बारे में बहुत सी बातें होती रहीं, लेकिन उसे नजरियाती पार्टी के तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कंसीडर नहीं करती रही। अब की बार ऐसा क्या हुआ कि उनके साथ जाके हाथ में लाना पड़ा और उनसे वादे वईद लेना पड़े? ये जो आपने बाप की बात कर रहे हैं जी हाँ, तो देखिए बात यह है कि आपको ये पता है ना कि इससे पहले बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और उस हुकूमत को तोड़ के तो ये बाप बनाया गया, तो चुन के कुछ बंदे लेके ऊपर आए और वो उससे सारा चीज। और उस वक्त ये कभी किसी ने नहीं कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड है या नहीं है। और अभी उनका कहने का मतलब यही है कि ऊपर आके तो ये चेंज हो गया। अभी जब हम जा रहे हैं तो लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं और लीडरशिप है बलूचिस्तान की, ये नाइव तो नहीं है। इनको तो सारा पता है कि मुल्क के अंदर कौन सी जमात की जड़ें पब्लिक में है, कौन सी जमात के पास टीम अच्छी है, कौन सा लीडर है जिसके पास तजर्बा है मुल्क को आगे लेके जाने का। तो दैट इज द रीजन कि ये 25-30 जो मेन फिगर्स हैं वो आई, और भी लोग आना चाहते हैं। और ये सिर्फ बलूचिस्तान नहीं है, आप देखिए अवामी नेशनल पार्टी के लोग भी तो आए, आप देखिए MQM के लोग भी आए, मौलाना फजल रहमान साहब भी बात कर रहे हैं, और भी बहुत सा प्रेशर है। लेकिन सर वो सवाल ये बनता है कि वो आए हैं या आप लोग गए हैं, दोनों में फर्क तो बनता है।
नहीं, देखिए बात यह है कि आप लोगों की इज्जत अफजाई, आपके साथ को हमदर्दी का इजहार करता है और वो कहता है कि हमें मियां साहब की क़यादत पे ट्रस्ट है और हम ये चाहते हैं, तो आप उनकी इज्जत अफजाई के लिए जब वहां जाते हैं ना, बजाय इसके कि उन लोगों को सारों को कहे कि इधर आए और वो आके अपनी वो करें कंसेंट, तो जब ये पहला होमवर्क किया जाता है और ये देखा जाता है कि वहां, तो दैट इज द रीजन के आपका हमारा वफद एमक्यूएम के पास गया, एमक्यूएम वाले भी हमारे पास आए, हम अवामी नेशनल पार्टी वाले भी इधर आए, फजलुर रहमान साहब भी इधर आए, चौधरी शुजात साहब के पास मियां साहब चल के गए, और इसलिए कि चौधरी शुजात साहब अनवेल भी हैं, नंबर वन, एंड नंबर टू वी हैव द हाईएस्ट रिगार्ड, ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड ओल्ड, हमारा जो वो लीडरों में है, और उनका स्टांस भी जो है वो काबिल तारीफ है। उन्होंने अपने कजन को भी एडवाइस किया, परवेज साहब को, कि जी आप जो है देखिए इन चीजों से इज्तनाब करें, ओवर टाइम जंप लगाना ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल में दैट वाज द रीजन, दीज आर गुड जेस्चर्स। आपको ये याद होगा कि मियां साहब चल के बनी गाला भी गए थे और वहां जाके उन्होंने कहा था चाय शाय पीते हैं, और फिर उनकी वो सड़क का भी अजाला किया, जाके इमरान खान साहब से भी मिले थे, वो उनको अस्पताल में पूछने भी गए थे। तो चल के जाने में तो मेरे ख्याल है एक बड़ी इज्जत है, बजाय इसके कि आप ये वेट करें कि लोग आपके पास आए और आपको रिक्वेस्ट करें। अच्छा जनरल साहब, आज आप लाहौर में थे, उस मीटिंग में भी थे, तो बातें चल रही है इस्तेकाम में, पाकिस्तान के साथ भी मीटिंगें हो रही हैं, कितनी सीटों पे फाइनल हो रहा है? देखिए अभी तो ऑनेस्टली मैं इस ये बताने में, देखिए हर सीट को कंटेस्ट तो हो रहा है। आज 4 जिले थे ना, जेलम था, चकवाल था, तलागंग था और पिंड दादन खान था। कोई ऐसी सीट नहीं है जो वो खाली रही हो, और उस सारों के ऊपर बहुत से कंटेस्टेंट थे और हर कोई अपना व्यू पॉइंट दे रहा था। तो मेरे ख्याल में बाकी जो पिंडी डिवीजन पूरा है, जिसमें ये सिटीज शामिल है, कंट्री है पूरा, बाकी सूबे हैं, उसकी ओवरऑल पिक्चर तो मेरे ख्याल में जो सदर है हमारे राना सनाउल्लाह साहब, उनके पास होगी या पार्टी के पास होगी। मेरे तो ख्याल में तकरीबन सारी जगहों पे जहां कहीं सीट एडजस्टमेंट की है, अभी मसलन चौधरी शुजात साहब के साथ मेरे ख्याल है गुजरात की 1-2 सीटों की बात हुई है या कुछ एमपीएस की बात हुई है, तो उन चीजों को छोड़ के मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग के पास लोग आ रहे हैं, टिकट मांगने के लिए आ रहे हैं, तो आई एम श्योर कि ये टिकट देंगे और सारी सीटों पे कंटेस्ट करेंगे, और करना भी चाहिए। अच्छा जनरल साहब, आपने कहा कि मियां साहब माजी में सबसे मिलते रहे और अब भी मिल रहे हैं। फ़र्ज़ कर लें कि अगर कोई मुलाकात का इम्कान पैदा होता है, तो क्या हर उस शख्स से मुलाकात की जाएगी जो किसी न किसी सियासी पार्टी का सरबराह होगा? देखिए मैं आपको वसूख से कहता हूँ, जो मियां साहब की तबीयत को जो हम जानते हैं, वो ये है कि अगर कोई ऐसी बात हो तो मियां साहब जो है वो इससे पहले भी मिलते रहे, और हर पार्टी से वो आई एम श्योर कि वो मिल सकते हैं। बट आई कैन अश्योर यू कि ये आप मियां साहब की तरफ से तो शायद लचक भी आ जाए और वो तो ओपन हार्ट के साथ हर किसी को मिले भी, लेकिन ये दूसरी साइड जो है वो इतनी एडमेंट है, और दूसरी आपके स्पेशली तारीक इंसाफ की जो लीडरशिप का है कि वो कभी भी वो जब इनको यानी इंसानों की कैटेगरी से भी नीचे कहते गए, वो तो हैवानों और जानवरों तक बात आ गई। ये भी कहा गया ये शूदर है, ये तो बिल्कुल चोर है, डाकू है। तो जब आपको ह्यूमन बीइंग की उस जो मंजिलत है उससे भी नीचे गिराया गया, तो उनकी तरफ से मसाइल हो सकते हैं। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आज मैंने अपनी वहां स्पीच में भी, मियां साहब भी थे और पूरी इनकी हायरार्की थी, सारी लीडरशिप थी, मैंने उनको यही कहा कि आप ने ठीक है लास्ट गवर्नमेंट में आप 2 चीजें बड़ी काउंट कर रहे हैं कि लोड शेडिंग खत्म हुई, और नंबर 2 आपने कहा टेररिज्म को खत्म किया। ये बड़ी अच्छी बातें हैं और ये नाइटमेयर था। लेकिन मैंने कहा मियां साहब एक और चीज जो आपने की, जो मेंशन नहीं की, और वो ये है कौमी यकजहती को फरोग देना। आपने हर किसी को मिलाया। आप एमक्यूएम का गवर्नर था वहां, तो आपने कहा इसको रहने दो कराची में हमारा, आप अपना गवर्नर नहीं लगाते। आप नो कॉन्फिडेंस रेडी था कश्मीर में, आपने कहा नो। फिर आपने गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को बदलने की बात हो रही थी, आपने कहा नो, सबको लेके चलते हैं। देन ही केप्ट मीटिंग एवरीबॉडी और सबको कहा गया। तो आई कैन अश्योर यू कि इंशाल्लाह सबको लेके चलने की बात होगी। शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना साहब, अगर देखा जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ के हवाले से अब्दुल कयूम साहब वो कह चुके हैं कि बड़े नरम मिजाज से हैं मियाँ साहब, और मियाँ साहब तो सबको साथ लेके चलना चाह रहे हैं। क्या यही वजह है जिसकी वजह से मियाँ साहब सबसे मिल रहे हैं, अपनी नरम मिजाजी की वजह से, या कोई सख्त मिजाज सा मंजरनामा देखा हुआ है जिसकी वजह से वो खुद नरम हुए हैं थोड़े? क्या कमाल बात है, आपके तो मर्जी की बात होगी ना, इसलिए आपके चेहरे पे फिर वही बात, शाहिदा खान बासी क्यों नहीं इनके साथ? चौधरी नसार साहब इनके पुराने साथी, बड़े बुरे वक्त में टाइम इनका साथ गुजारा, उनको मनाने क्यों नहीं गए? दानियाल अजीज़ को खुडे लाइन क्यों लगा दिया? मुफ्ता इस्माइल जो है वो बिल्कुल इनको छोड़ के साइड पे क्यों गए? और इसी तरह बाकी आप देखते जाएं कि लंबी जोड़ी कतार। गौस अली शाह वज़ीर आला सिंध थे ना, और इनके वालिद साहब के दोस्त इनकी रहनुमाई करने वाले थे, वो कहाँ के? आप ज़रा एक लिस्ट लंबी चौड़ी निकालें। और इतने नरम मिजाज हैं कि मोहम्मद खान जुनेजो जो लेकर आए थे उनके साथ क्या किया? इतने नरम मिजाज हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। जनाब आपकी तरह बड़े नरम मिजाज हैं और बड़ा प्यार मोहब्बत करने वाले हैं। मेरे पे आप शक नहीं कर सकते। मैं कब कह रहा हूँ यार, मैं कब कह रहा हूँ, आप भी और उनमें फ़र्क ही कोई नहीं है। मैं और बताएं तो इतने नरम मिजाज हैं, इतने अच्छे हैं कि उनकी जमात के अंदर अब भी उनके जो डाई हार्ट लोग होते थे, डाई हार्ट, उनमें से अक्सरियत ऐसी है जो खुडे लाइन है। और आप गिनती करते जाएं, आप देखते जाएं, आपको नज़र आ जाएगा। अगर मैं गलत कह रहा हूँ, महदूम जवेद हाशमी किन का सबसे ख़ास था? किन का ख़ास आदमी था? मियाँ साहब का था ना। बुरे वक्त में भी साथ लिया, तहरीक इंसाफ छुड़ा के उन्हें अपने साथ रखा, उसको टिकट दी, इलेक्शन लड़ने गए। आप किधर है वो? कल वीडियो आई उनकी, पता है किधर है ना, आपको पता है ना। तो मेरे भाई बात ये है बड़ी सीधी सी, सियासतदान अपने मुफाद को, अपनी सियासी जमात को, अपने बयानिए को पहले देखता है। उसके लिए पाकिस्तान का बयानिया, अवाम का बयानिया जो है सबसे आखिर में है। मैं बड़ी खुली बात करता हूँ, मैं सिर्फ मियाँ साहब के मतलब नहीं करता, मैं तमाम तकरीबन सियासी जमातों के मतलब ये बात कहता हूँ कि हम आप ये दो लफ्ज़ जो है ना, ये इनके अंदर नहीं है। मैं, ये लफ्ज़ है। जो जीत गया वो कहेगा मैं बिल्कुल ठीक जीता हूँ, अगर वो हार गया तो धांधली हुई है। आवाम के लिए कुछ नहीं करना। चले मुझे एक बात बता दें, वो आपके लिए वो कीमियाई नुस्खा क्या है जो 17-18 माह मियाँ शहबाज शरीफ साहब को नहीं दिया गया, और आप कहते हैं कि अब हम इक़्तिदार में आते ही वो कीमियाई नुस्खा लेकर आएंगे और उससे हम फौरी तौर पर मुल्क के से महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, लोड शेडिंग, फलां खात्मा कर देंगे। क्या यूनिट बिजली का दोबारा 8 रुपये का, 9 रुपये का, 10 रुपये का या 15 रुपये का हो जाएगा? क्या आटा जो है दोबारा 25 रुपये किलो पे आ जाएगा? क्या बाकी चीज़ें जितनी भी हैं, क्या आलू जो हमारी अपनी सब्ज़ी है ना, आलू, टमाटर, मटर, ये सारी चीज़ें हमारी अपनी सब्ज़ी है, क्या इनकी कीमतें 20, 25, 30 रुपये किलो हो जाएंगी? क्या दालें जो हैं, पहले हम कहते थे यार गरीब आदमी के घर सिर्फ दाल पकती है, अब तो गरीब आदमी दाल लेने का भी तसव्वुर नहीं कर सकता। पता है ना दालों के क्या भाव हैं? जी जी। आप तो कभी लेने नहीं गए होंगे। क्यों नहीं लेने गए? अब मैं, आप भी सियासतदानों की तरह ना, आपको क्या पता होगा? हम साए नहीं देके जाते, खुद ही लेता हूँ। मैंने कब कहा? मैं तो पता है ना क्या रेट होता है यार यासिर साहब, तो आप लेने अगर जाते हैं आपको पता है ना, अच्छे तरीके लग पता जाता है ना। तो क्या इनके आने से ये सब ठीक हो जाएगा? तो हम तमाम सियासी जमातों से कहते हैं आप खुदा का वास्ता है इस मुल्क की बेहतरी के लिए, गरीब अवाम के भले के लिए इन्हें मौका दे दें। और जब अगर इन्होंने भी सियासत करनी है, सब इक़्तिदार का मज़ा लेना है और लेकर हमें झूठे सच्चे दिलासे कराने हैं, तो फिर नहीं भाई, यासर नहीं। फिर इस मुल्क को मैं कह रहा हूँ कि बेशक इलेक्शन ना करवाएं, इस मुल्क को चलना चाहिए, इस मुल्क से महंगाई का खात्मा होना चाहिए। डॉलर सस्ता हुआ है तो भाई दाल क्यों नहीं सस्ती हो रही? डॉलर सस्ता हुआ है तो गोश्त क्यों नहीं सस्ता हो रहा? सब्जियां क्यों नहीं सस्ती हो रही? नेक्सस के ऊपर काबू पाना चाहिए, कार्टलाइजेशन का खात्मा होना चाहिए, तभी मुल्क बेहतरी की तरफ गामजन हो सकता है। बसूरत दीगर ये सिर्फ इलेक्शन जो है ये मुल्क तो बेहतर नहीं कर सकते, उसके लिए बेहतर सोच मुल्क को बेहतर कर सकती है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।